सो है एवरीवन, दिस इज मी और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? अब इंग्लिश में नहीं बता सकते। तो देखो, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आजकल हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में एजुकेशन का एक अलग मतलब होता था। उस वक्त वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करा जाता था बजाय कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के। The Gurukul system of education was widely followed in ancient India, and the country was not lesser than the other nations. In fact, India was the one which gave the world zero, and it was Indians who first quoted that Earth was round in shape. There was also a mention in ancient literature about the Viman, which we today know as the aircraft. In fact, the Indian system of medicines was also very highly developed, and they had known surgery techniques where they could do surgery. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्हें अपने ऑफिशियल काम कराने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो ज़्यादा क्रिएटिव ना हो और बिना ज़्यादा सवाल जवाब करे डेस्क जॉब करते रहें। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके मैकेलिज्म को इंट्रोड्यूस करा। मैकेलिज्म शब्द थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के लास्ट नेम मैकॉले से डिराइव किया गया है और ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे एक पॉलिसी होती थी जिसके बेसिस पर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश कॉलोनीज में स्टैब्लिश करा जाता था। ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए लेकिन उनका दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम आज भी है और इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। टीचिंग अननेसेसरी टॉपिक्स, अननेसेसरी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड बैड हेल्थ कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्यू ऑफ देम। इंडिया में हर कोई चाहता है कि इंडियंस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतें, लेकिन अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में सपोर्ट कोई नहीं करना चाहता। और करे भी कैसे? स्कूल्स और कॉलेजेस में ही स्पोर्ट्स को किनारे रख दिया जाता है। स्कूल में तो हफ्ते में एक स्पोर्ट्स पीरियड आता है और उसे भी केमिस्ट्री या मैथ्स के पीरियड से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि ये गलती स्कूल के टीचर्स की है कि वो इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें उनकी उतनी ज़्यादा गलती है नहीं जितनी हमें लग रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर होता है सिलेबस ख़त्म कराने का। मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि इतना सिलेबस क्यों है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। स्कूल्स में इतने सारे इररेलेवेंट और अननेसेसरी टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है जिनका आज की रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूसेज ही नहीं है। केमिस्ट्री के इनफाइनाइट रिएक्शंस और फिजिक्स मैथ्स की डेरिवेशंस बोर्ड्स में नंबर लाने के लिए तो यूज़ हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ दुनिया हर रोज़ बदल रही है और बाहर के देशों में न्यूरालिंकिंग पे भी काम शुरू हो गया है, लेकिन हमारे स्कूल्स में आज भी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे को आज तक दिखाई नहीं दिया। और हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो हमारी हिस्ट्री से ज़्यादा बाहर के देशों की हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोग एडोल्फ हिटलर को तो जानते हैं लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं। एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हुए होंगे उसे भगवान बना दिया जाएगा और जिस बच्चे के कम मार्क्स रह जाएंगे उसे सब कोसने लगेंगे। फिर चाहे वो दूसरी चीज़ों में कितना ही अच्छा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा वॉलीबॉल खेलता हो या बास्केटबॉल खेलता हो, लेकिन उसे कोस कोस के उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया जाता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मछली होती है जो कि पानी में बहुत अच्छे से तैरना जानती है। वहीं पे एक बंदर होता है जो कि बहुत आसानी से पेड़ पे चढ़ पाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस मछली को बोलते हैं कि तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। वो मछली जाती है और ट्राई करती है और उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाती, लेकिन वो लोग उसे ये नहीं बताते कि तुम पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं, पानी में तैरने के लिए बनी हुई हो।
और इसी वजह से वो मछली पूरी लाइफ अपनी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती रहती है और वो कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाती। एट द एंड वो हार मान जाती है और अपनी पूरी ज़िंदगी खुद को क्रिटिसाइज़ करने में निकाल देती है। अच्छा, इस कहानी का इंडियन स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुअर एजुकेशन कैसे टेररिज्म और सेक्सुअल वायलेंस जैसी हीनियस एक्टिविटीज़ का भी कारण बनती है। इंडिया में चाइना के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा स्कूल्स हैं, फिर भी चाइना एक सुपर पावर है और इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन स्कूल्स में वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा जिसकी ज़रूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेक्स एजुकेशन जैसे कई और वाइटल टॉपिक्स का उतना ही जिक्र है जितना कॉलेज प्रोफेसर्स का इंटरेस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने में है। काफ़ी सारे डेवलप्ड नेशंस में बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने मर्जी की फील्ड चूज करें और उसमें अपना नाम बनाते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ सैलरी डिस्कस की जाती है। 4th ईयर के उस बच्चे को इतना पैकेज मिला, इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, इस फील्ड में ज़्यादा पैसा मिलता है, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले क्वेश्चंस हैं इंडिया में। इनोवेशन और लर्निंग पे कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता, और ध्यान दे भी कैसे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा स्टूडेंट चैन की सांस ले ले तो उस पर 10 असाइनमेंट का प्रेशर डाल दिया जाता है। अरे थ्योरी छोड़ो, हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स भी रट के देते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे प्रैक्टिकल्स का, मुझे समझ नहीं आता। और ये शब्द तो फिर खुद में ही एक आयरनी हो गया ना। These are the top 10 countries in the world that have the best education systems. India doesn't even feature in this list. In fact, we don't even make it to the top 40. I think in India we give way too much importance to mugging. Marks are given way too much importance. It's not about learning, understanding and breaking down a concept. It's all about how many marks did you get, what was your percentage, and now which college will you get into. अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि स्कूल्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन कई हद तक ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ तो चीज़ें सीरियस हो जाती होंगी। लेकिन तुम कुछ भी सोचो उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज के दोस्त के कुछ सेमेस्टर एग्जाम्स हुए। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने से पहले 10,000 रुपये हर बच्चे से एज एग्जामिनेशन फ़ीस चार्ज करा। एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आया, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसका रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग था, तो उसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, जिसके लिए उसने 3,000 रुपये अलग से पे करे। रिज़ल्ट जब आया रीवैल्यूएशन का तो उसमें उसके मार्क्स 60% तक इंक्रीज़ हुए। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? पहले 6 पेपर कराने के लिए 10,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस लो, उसके बाद स्टूडेंट्स को कम मार्क्स दो, उसके बाद 3,000 रुपये उनसे और लो ताकि उन्हें वो मार्क्स दो जो वो डिज़र्व करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये किसी ऐरे गैरी यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। ऑफकोर्स मैं उसका यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। इंडिया के Tier 3 कॉलेजेस में तो हालत और ज़्यादा ख़राब है। कई स्टूडेंट्स लाखों रुपए और अपनी ज़िंदगी के कई साल इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स में, इस होप में कि उन्हें कुछ साल बाद एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी और वो अपनी लाइफ में सेटल हो पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं और अपने कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक एजुकेशन लोन लेते हैं और सोचते हैं कि प्लेसमेंट के बाद धीरे धीरे अपना लोन चुका देंगे। लेकिन अब तो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता ही जा रहा है। 2011 से 2017 के बीच में एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 150% तक बढ़ा है। और जिन स्टूडेंट्स को अपने फाइनल ईयर में प्लेसमेंट भी मिलती है, जो अपने आप को एम्प्लॉयड कहते हैं, उनको कंपनीज इतने कम पैसों में हायर करती है कि उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती, तो वो अपना एजुकेशन लोन कहाँ से चुका पाएंगे। तो इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को उतना पैसा भी वापस नहीं करता जितना पैसा स्टूडेंट्स इसमें खुद इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऊपर से फिर डिजर्विंग को पीछे रखने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम आ जाता है। पिछले 10 सालों में स्कूल फीस में 150% की बढ़ोतरी हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बच्चों को पढ़ाना अब दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक खराब एजुकेशन सिस्टम की वजह से टेररिज्म और सेक्सुअल वायलेंस जैसे क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि टेररिज्म भी एक बिजनेस है जिससे कई लोग करोड़ों पैसे कमाते हैं। ये लोग अनएजुकेटेड बंदों को ढूंढते हैं जिनका यूज़ करके ये लोग अपना प्रॉफिट बनाते हैं। ये लोग उन अनएजुकेटेड इंडिविजुअल्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें ये सिखाते हैं कि ये रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर वो लोगों को मारेंगे तो वो जन्नत चले जाएंगे। अब क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस बुक्स, मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों को सही गलत में अंतर करना नहीं आता है।
और इनमें से मैक्सिमम लोग अनएजुकेटेड होते हैं जो खुद से इन रिलीजियस बुक्स को पढ़कर उसमें क्या लिखा है ये समझ ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि जो इन्हें कहा जा रहा है ये सिर्फ वही करें। अब तुम में से जितने लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है और एजुकेशन और टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 26/11 में जो अटैक हुआ था उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना और उसमें कसाब ने जो स्टेटमेंट दिए थे उनको पढ़ना। तुम्हें उससे पता पड़ेगा कि एजुकेशन टेररिज्म को किस हद तक इरेडिकेट कर सकती है। और अब जिसको नहीं पता कि कसाब कौन था, तो मैं तुम्हें बता दूं, कसाब एक टेररिस्ट था जो इंडिया में आया था और उसने 200 से ज़्यादा लोगों को मारा था। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे, जन्नत। मेरे हिसाब से तो प्रॉपर एजुकेशन की हेल्प से टेररिज्म के साथ साथ सेक्सुअल वायलेंस, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी हीनियस एक्टिविटीज़ को भी रोका जा सकता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में रेप इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक प्रॉपर एजुकेशन की हेल्प से चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व करके काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। छोटे से ही बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाना चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब ही नहीं होता। एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग डोमेन इन इटसेल्फ। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम से कोसों दूर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मार्क्स की बातें होती हैं और असल ज़िंदगी में इनकी कोई कीमत नहीं है। सेक्सुअल वायलेंस, टेररिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, ये कोई एक इंसान नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी किसी को भी कहीं भी कभी भी इफेक्ट कर सकती है। और मेरे ख्याल से एक रेपिस्ट को और एक टेररिस्ट को मारना आसान है, लेकिन एक आइडियोलॉजी को मारना बहुत मुश्किल है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू इरेडिकेट ऑल दीज आइडियोलॉजीज। एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और ये इंप्रूवमेंट्स कैसे होंगे ये मैं नहीं बताऊँगा। मेरे से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो ये काम मेरे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोगों को कोई चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसे करना कभी मत छोड़ना। हो सकता है तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम कॉलेज में हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने पैशन को कभी मत छोड़ना और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना, क्योंकि एट द एंड वो स्किल्स ही तुम्हारे काम आने वाली हैं। आज के टाइम पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क नहीं है और अगर तुम देखोगे तो इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करके तुम अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग। दूसरी तरफ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को वो करने दें जो वो करना चाहता है। मैं आपका कंसर्न भी समझता हूँ कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वो आगे जाके कैसे सेटल हो पाएगा, लेकिन आप भी ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप लोग अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे पढ़ाई करने के लिए तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आप उसे पढ़ने के लिए बोलो, ज़रूर बोलो, लेकिन उसे साथ साथ वो भी करने दो जो वो करना चाहता है। Everyone is a genius, but if you will judge a fish by its ability to climb a tree, then it will live its whole life believing that it's stupid. तो प्लीज़ अपने बच्चों को कुछ करने के लिए फोर्स मत करो। उसे बताने से पहले कि उसे क्या करना चाहिए, उससे एक बार पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है। और भाई मछलियों, तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन तुम तैर तो सकते हो। तो क्या तुम तैर रहे हो? और अगर नहीं तो जल्दी तैरना शुरू कर दो, वरना पेड़ पे भी नहीं चढ़ पाओगे और तैरना भी भूल जाओगे।